तो हेलो, मैं होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोग को विटामिन B1 जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बता रही थी, जिसमें मैंने आपको विटामिन B1 के बारे में बता दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसके अतिरिक्त इसे पेलेग्रा, साइन पेलेग्रा तथा पेलेग्रा विदाउट पेलेग्रा के नाम से भी जानते हैं। इसको इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो आपका विटामिन B3 होता है, जिसको नियासिन भी बोलते हैं, तो नियासिन की वजह से आपका पेलेग्रा नामक रोग होता है। लेकिन इस रोग के जो लक्षण होते हैं, जब विटामिन B2 की कमी होती है शरीर में, तभी उसके लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से इसको पेलेग्रा, साइन पेलेग्रा यानी पेलेग्रा के कुछ कुछ साइन यानी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तथा पेलेग्रा विदाउट पेलेग्रा यानी बिना पेलेग्रा के ही पेलेग्रा के लक्षण। तो इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसको ग्रोथ विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो विटामिन B2 है, इसको ऐतिहासिक रूप में जब पूछा जाए तो यानी इसको स्टार्टिंग में पहले क्या कहा जाता था, तो इसको विटामिन G पहले बोला जाता था। उसके बाद विटामिन B2 की खोज की बात होती है, तो इसमें सबसे पहले रिचर्ड कोहन का नाम आएगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो इसकी खोज की है आपके रिचर्ड कोहन ने की है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य सहयोगी भी थे। उसमें आपका था पॉल ग्योमी तथा थियोडोर वेगनर जोरेक ने की थी। तथा इसे सबसे पहले जो इसको देखा गया था वह इसको दूध के मट्ठे में देखा गया था। विटामिन B2 को सबसे जो प्रारंभिक अवलोकन के रूप में देखा गया, यानी जब ये पूछा जाए कि प्रारंभिक रूप में किस में देखा गया, तो वह दूध के मट्ठे में देखा गया था। और दूसरी बार में जब इसके बारे में पता लगाया गया, तो उसे अंडे की सफ़ेद जर्दी में अंडे की सफ़ेदी से अलग करके इसको देखा गया था, इसको विटामिन B2 को। और इसको अंडे की सफ़ेदी से अलग करके इसे ओवोफ्लेविन ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। तो इसको अंडे की सफ़ेदी से अलग इसे ओवोफ्लेविन नाम दिया गया, और इसका प्रारंभिक अवलोकन दूध के मट्ठे में किया गया था। 1933 में शोधकर्ताओं ने इसे दूध से निकाला, और लैक्टोफ्लेविन जब निकाला इसको विटामिन B2 को, तो इसे लैक्टोफ्लेविन नाम दिया। और अंडे से जब अलग किया, तो इसे ओवोफ्लेविन नाम दिया। देखिए राइबोफ्लेविन है, तो इसलिए फ्लेविन दोनों जगह पे लिखा हुआ है। इसके तुरंत सबसे पहले जो किया, उससे सबसे पहले शोधकर्ताओं ने 1933 में दूध से निकाला और लैक्टोफ्लेविन नाम दिया। इसके तुरंत बाद अंडे की सफ़ेदी से अलग किया और ओवोफ्लेविन नाम दिया। बाद में यह पाया कि दोनों ही पदार्थ समान हैं, और इन्हें राइबोफ्लेविन नाम दिया। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि राइबोफ्लेविन नाम कैसे पड़ा, तो इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले दूध में देखा, और उसको दूध में देखा, और सबसे देखा और उसको लैक्टोफ्लेविन नाम दिया। उसके तुरंत बाद अंडे की सफ़ेदी में देखा, उसको ओवोफ्लेविन नाम दिया। और बाद में देखा कि दोनों पदार्थ समान हैं, तो उसे राइबोफ्लेविन नाम दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो विटामिन B2 की विशेषता, जैसा कि मैंने आम्ल में घुलनशील है, क्षार में घुलनशील है, किस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैंने सब में डिटेल में बताया है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो आवश्यक थे वो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा दिया है। ये देखिए, जल में घुलनशील है, ये तो सभी को पता होता है। इसके अतिरिक्त यह अम्ल, ताप और वायु के प्रति स्थिर रहता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों में नष्ट हो जाता है, यानी अम्ल में और ताप में और वायु में स्थिर है, और सूर्य की पराबैंगनी किरणों में नष्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं विटामिन B2 के कार्य। तो जो जितने भी विटामिन हैं, उनका कहीं ना कहीं शरीर की वृद्धि से संबंध अवश्य है, तो ये भी शारीरिक वृद्धि में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त हमारी त्वचा और बालों और आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई विटामिन है वो किसी न किसी के चयापचय में सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो यह प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों के चयापचय में सहायता प्रदान करता है। उसके अतिरिक्त यह कोशिकाओं के श्वसन में सहायता करता है। कोशिकाओं में जब श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इस आधार पर ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में भी विटामिन B2 सहायता प्रदान करता है। उसके साथ साथ यह हार्मोन्स को नियंत्रित व नियमित करने, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि और थायरोक्सिन हार्मोन्स, तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स को नियंत्रित और नियंत्रित करने का कार्य भी ये विटामिन B2 करता है। उसके साथ साथ यह लाल रक्त कणिकाएँ, जो भी RBC हैं, उनके निर्माण में सहायता प्रदान करता है। जो रक्त में लाल रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, उनका निर्माण करने में भी विटामिन B2 सहायता प्रदान करता है। उसके अतिरिक्त यह आँखों के लिए भी आवश्यक होता है। देखिए, आँखों का मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पे भी लिख दिया कि यह आँखों के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए आवश्यक है। यह आँखों के लिए कैसे आवश्यक है, क्योंकि यह मोतियाबिंद, जैसे आँखों में जो मोतियाबिंद हो जाता है, उस रोग से रोकथाम में सहायक माना जाता है। अब यह मुख्यतः जो इससे संबंधित जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो इस पार्ट
से बनते हैं। तो देखते हैं विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले देखिए मुंह के कोने पर दरारें हो जाती हैं जिसे एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस किसे बोलते हैं, तो इसे आपको ये पता होना चाहिए कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस जब मुंह के कोनों पर दरारें हो जाती हैं। उसके बाद होठों के किनारे फट जाते हैं, इसे चिलोसिस बोलते हैं। तो ये इस तरीके से पूछा जाता है कि चिलोसिस किसे बोलते हैं, तो होठों के किनारों का फट जाना। उसके बाद जीभ पर सूजन हो जाती है जिसे ग्लोसाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जीभ का रंग गहरा बैंगनी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जीभ पर सूजन आ जाती है जिसे ग्लोसाइटिस कहते हैं। तो जीभ पर सूजन आना क्या है, होठों के किनारे क्या फट जाना क्या है, और कोनों पर दरारें आ जाना क्या है, तो ये आपको एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस, ग्लोसाइटिस ये शब्द याद करना ही बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी शब्दों के माध्यम से ही पूछे जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जीभ पर सूजन आ गई तो किसका लक्षण है, बल्कि ये पूछा जाएगा ग्लोसाइटिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको इस तरीके से बताना है, इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिया है। देखिए जो मुंह के कोनों पर दरारें हो जाती हैं, तो देखिए एंगुलर स्टोमेटाइटिस। उसके बाद होठों के किनारे फट जाते हैं जिसे चिलोसिस कहते हैं। इसका जीभ पर सूजन आ जाती है जिसे ग्लोसाइटिस कहते हैं। आंखों से संबंधित गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आंखों में जलन, खुजली, धुंधलापन व दर्द व सूजन। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कार्नियल वस्कुलाइजेशन कहते हैं, कार्नियल वस्कुलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आंखों की जो कानियाँ होती है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आंखों की कानिया में सूजन आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आंखों की कानिया में सूजन आ जाती है जिसे केराइटिस। ये सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है B2 में, तो ये सारे शब्द ज़रूरी से ज़रूर याद कर लीजिएगा। आंखों की कानियों में सूजन आ जाती है जिसे केराटाइटिस कहते हैं। उसके बाद त्वचा संबंधी विकार भी इसमें दिखाई देते हैं, जैसे त्वचा में सूजन हो जाना, पपड़ी बन जाना, जिसे डर्मेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये चिलोसिस किसे कहते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस किसे कहते हैं, ग्लोसाइटिस किसे कहते हैं, वर्कुलाइजेशन किसे कहते हैं, कार्नियल वर्कुलाइजेशन किसे कहते हैं, केराटाइटिस किसे कहते हैं, और डर्मेटाइटिस किसे कहते हैं। तो ये रोगों को उनके लक्षणों के साथ और उनके नामों के साथ याद करना बहुत ही आवश्यक है, जिसको मैंने पूरा विस्तार में अच्छे से लिखा दिया है, ठीक है। अब फिर देखते हैं आगे, विटामिन B2 की प्राप्ति। तो डेयरी उत्पादों से भी मिलता है, पशु उत्पादों से मिलता है, वनस्पति स्रोत से भी मिलता है। तो जो डेयरी उत्पाद होती है उसमें दूध, दही, पनीर के माध्यम से इसकी प्राप्ति होती है। उसके अतिरिक्त जो पशु उत्पाद होते हैं ये अंडा, मांस, मछली और यकृत से प्राप्त होता है। कुछ विशेष प्रकार की मछलियाँ होती हैं जैसे सैल्मन तथा मैकेरल मछलियों से ये विटामिन B2 की प्राप्ति होती है। उसके बाद वनस्पति स्रोत, इसमें वनस्पति स्रोतों में आपका आता है हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जैसे आपका ब्रोकली हो गया, पालक हो गया। इसके अतिरिक्त और भी जितनी भी हरी सब्जियाँ, उससे भी विटामिन B2 की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मशरूम हो गया, सोयाबीन हो गया, और सभी प्रकार के अनाजों जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इन सभी अनाजों से भी आपका विटामिन B2 की प्राप्ति होती है। तो देखिए ये कुछ आवश्यक शब्द हैं जिनको याद करना बहुत ही आवश्यक है, जैसे चिलोसिस, होठों के किनारों का फट जाना, ग्लोसाइटिस, जीभ पर घाव हो जाना, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है, गाल पर घाव हो जाना, होठ पर बीच में अंदर की तरफ घाव हो जाना, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। उसके बाद में नासोलेबियल फोल्ड, इसमें क्या होता है, स्माइल लाइन, जो आपके होठों के साइड में जब आप मुस्कुराते हैं तो ऐसे होठों के साइड में, जिसको स्माइल लाइन बोलते हैं, उस पर घाव हो जाते हैं। तो ये शब्दों का ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज आप लोगों ने क्या देखा, आज हमने देखा विटामिन B2 है क्या, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, और इसकी खोज किसने की है, और इसकी खोज कब की गई है। इसके अतिरिक्त ओवोफ्लेविन किसे कहते हैं, लैक्टोफ्लेविन किसे कहते हैं, राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं। इसके बाद विटामिन B2 की विशेषताएं देखी, विटामिन B2 के कार्य देखें। उसके बाद विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग, इसमें कमी में आपने देखा एंगुलर स्टोमेटाइटिस किसे कहते हैं, मुंह के कोने में जो दरारें आ जाती हैं, चिलोसिस, जो होठों के किनारे फट जाते हैं, जीभ पर सूजन जिसे ग्लोसाइटिस कहते हैं, आंखों से संबंधित समस्या जिसे कार्नियल वस्कुलाइजेशन कहते हैं, आंखों की कानियों में सूजन जिसे केराटाइटिस कहते हैं। उसके बाद त्वचा संबंधी विकार जिसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। उसके बाद विटामिन B2 की प्राप्ति, और उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो मैंने आगे भी लिखवा दिया है। जो देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोग का ये विटामिन B2 पूरा अच्छे तरीके से बता दिया है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।